Inshallah. Okay. Good evening to all. This is Abdul Subur from ITA, Hyderabad. We are here for the session of National Education Policy 2020. So far today we are going to deal with several chapters, and we are having Honorable Dignitary Mr. Khalid Khaisri sir, the President Telangana All India Ideal Teacher Association. I request Khalid Khaisri sir, please start the program with Tilawat from. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर, आ रही है तो। हाँ देखो जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शुरका व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह। शुरू Mashallah, beautiful recitation from Janab Khalid Hussain Khaisri sir. I would like to invite on the panel Madam Asma Zareen to discuss and put an informatory sessions for the National Education Policy of Chapter 1, 2 and 3. Asma Zareen ma'am, please come on the panel. अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ज़िम्मेदारान आइता और पार्टिसिपेंट्स आज के एनईपी 2020 के सेशन के तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। यहाँ पर जैसा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पॉलिसी का पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन के 1, 2, 3 का एनालिसिस करूं और उस पर अपना ओपिनियन दूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने है और इसके तमाम पॉइंट्स भी, चैप्टर्स भी हम लोग गहराई से एज ए टीचर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आए हमारे लिए टीचर्स को आंसर्स करने के लिए, वो भी हमारे सामने से गुजर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले, वैसे तो पॉलिसीज आए, ये इससे पहले के भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, उस वक्त के प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो चीज़ें थे वो के जो सिचुएशन है आफ्टर ए लॉन्ग गैप ये पॉलिसी हमारे सामने आई। तो फर्स्ट चैप्टर में जो पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है कि पहले की पॉलिसी में 10+2 का स्ट्रक्चर था। अब जो है रीस्ट्रक्चर करके उसको 5+3+3+4 आया है, जो बच्चों के 3 साल से लेके 18 साल तक कवर करता है। इसको 4 स्टेजेस में तकसीम किया गया। एक है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल और चौथा सेकेंडरी। तो फाउंडेशनल स्टेज में फर्स्ट ये इस 3 इयर्स और 2 इयर्स को में तकसीम किया गया। ये जो है पहले 3 साल से लेके 6 साल तक की जो एज है वो फर्स्ट 3 इयर्स के उसमें आता है। उसके बाद 6 साल से लेके 8 साल तक की जो एज है वो नेक्स्ट 2 इयर्स के उसमें आता है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो आता है वो 8 साल से 10 साल तक के स्टेज का जो लेवल है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो क्लास 3rd to 5th होता है। उसके बाद मिडिल है जो 11 साल से 14 साल तक, और इसमें क्लासेस आते हैं 6 से 8 तक। और लास्ट जो स्टेज स्कूल एजुकेशन में आता है वो है 4 से ये 14 साल से 18 साल तक की उम्र पे, और क्लासेस इसमें आते हैं 9 से 12 तक।
तो अब चूंकि मेरा जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट 1, 2 और 3 को मुझे डिस्कस करना है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE आता है, जो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ पर बच्चा फाउंडेशनल स्टेज यानी 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक उसको क्या करना है, उसके क्या स्टेजेस है, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं इससे पहले की पॉलिसी में ये जो पहले के 3 इयर्स थे उसको हम काउंट नहीं करते थे। बच्चा अव्वल दुवम या फर्स्ट सेकेंड क्लास से स्कूल में आता था। अब ये प्री प्राइमरी जो स्टेजेस थे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स में ये ऑप्शनल था। वो स्कूल्स का गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो प्री प्राइमरी को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अब ये पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया गया। इसका रीजन ये है कि ये जो स्टेज है बच्चे की जिंदगी के 3 साल से जो 6 साल और 8 साल तक का, जो खासकर 6 साल तक का जो स्टेज है वो मिस हो रहा था गवर्नमेंट स्कूल्स में, या ऐसे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस जो बैकग्राउंड रख रहे थे वो बच्चे ये जो क्रूशियल स्टेज जो कीमती जिंदगी का उनका हिस्सा था वो तालीम से महरूम हो रहा, इसका एहसास इस पॉलिसी में दिलाया गया। उसको कवर करने के लिए न्यूरो साइंस भी कहती है कि ब्रेन डेवलपमेंट का तकरीबन 85% हिस्सा इसमें आ जाता है। बच्चा बहुत कुछ इसमें सीख सकता है, तो ये एज को उसको वेस्ट करने नहीं देना है, इसलिए ये पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया गया। तो अब जो है ये पॉलिसी गवर्नमेंट कंपलसरी कर दी कि हर बच्चे को 3 साल की उम्र में स्कूल को आना है। उसको 3 साल से 6 साल तक यानी 3 साल प्री एजुकेशन या फिर बाल वाटिका के स्कूल के बाद ही वो फिर आगे के 2 साल यानी आगे से उसको तय। तो उसके बाद यहाँ पर चूंकि बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो जो 1.2 में पॉलिसी ये बोलती है कि ये फ्लेक्सिबल रहेगा, मल्टीफेसेड रहेगा, मल्टी लेवल प्ले बेस्ड रहेगा और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा। उसके बाद फिर ये इसका असल एम ECCE का पॉलिसी के मुताबिक ये है कि ऑप्टिमल आउटकम्स जो हैं वो जो डोमेन्स हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल और एथिकल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन, अर्ली लैंग्वेज, ये तमाम चीजों को अचीव करना इसका असल एम है। पॉलिसी ये कहती है 1.3 के उसमें पॉलिसी ये कहती है कि NCPF ECCE यानी ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एक ऐसा जिसमें ये फ्रेमवर्क होगा बच्चे को ये 3 से लेके 8 साल की उम्र तक के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे और क्या होना चाहिए ये फ्रेम करेगी। इसका असल मकसद इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस और हाई क्वालिटी ECE के ये एक अलग मुख्तलिफ फेजेस में लाना चाहती है ये कि सबसे पहले स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज को, उसके बाद ऐसे आंगनवाड़ीज जो कोलोकेटेड है प्राइमरी स्कूल से, और फिर ऐसे तीसरा जो है प्री प्राइमरी स्कूल से या सेकेंडरी स्कूल, यहाँ से ये जो कनेक्टेड है वो आंगनवाड़ी को ये कॉन्सेंट्रेट करता है, जो पॉलिसी के 1.4 के उसमें डिस्कस हुआ है। 1.5 में जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, हाई क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, प्ले इक्विपमेंट्स देंगे, और यहाँ पर आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वो इंटीग्रेटेड रहेंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स से, क्लस्टर्स से वगैरह, ये जो चीजें हैं। उसके बाद 1.6 में जो पॉलिसी कहती है कि 5 साल का बच्चा यानी 3-4 साल 2 साल पढ़ने के बाद जो 5 साल होगा बच्चे का वो प्रिपरेटरी क्लास में होगा, जिसको बाला वाटिका कहेंगे, और जो जिसको ECCE क्वालिफाइड टीचर डील करेगा, और ये प्ले बेस्ड होगा यानी बच्चे के ऊपर इसके ऊपर कोई ज्यादा लिखने का
या होमवर्क करने का या बैग का बर्डन नहीं होगा, बल्कि वो खेलते हुए एक्टिविटीज के जरिए एंजॉय करते हुए वो पढ़ेगा। ये पॉलिसी के असल अहम जो पॉइंट्स है 1.6 के। और अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसका जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर का, उसमें ये एबिलिटीज उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये 1.6 में कहा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि एनडीएम जो है वो एक्सटेंड होगा और वो नाश्ते का जो ब्रेकफास्ट का है वो भी इंक्लूड होगा ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो। अब आइए 1.7 में जो पॉलिसी कहती है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, वो उनके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन बस है और इनके लिए 6 महीने का एक प्रोग्राम होगा और साथ में इसको मेंटर करेंगे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म करेंगे इसको, और कैरियर मैपिंग के लिए उनके कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ काम यहाँ पर करेंगे। ये 1.7 में कहा गया है। 1.8 में कहा गया है कि आश्रमशालास और अल्टरनेटिव स्कूलिंग यानी अरबी मदारिस वगैरह हम देख सकते हैं। आश्रमशालास यानी अरबी मदारिस जिस तरीके से हमारे पास है वो लोगों के उसमें भी होते हैं, वो स्कूल्स ये भी इसी तरीके से बाउंड होंगे, उनके ऊपर भी वो लाजमी होगा। ये 1.8 में है। 1.9 में जो चीज है, ये जो चीज है MHRD से और इंश्योर होगा ये कंटिन्यूटी, इसमें प्री प्राइमरी स्कूल्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करेगा। ये तमाम चीजें ये डिपार्टमेंट्स इसको देखेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये इसके हाइलाइट्स बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने रखी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तज्जिया हम करते हैं कि बिल्कुल बेशक डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों की जिंदगी के ये जो कीमती दिन है, कीमती साल है, उनकी सलाहियतों को वेस्ट करे बगैर वो लेना बहुत अच्छी चीज है, उसको वेलकम हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस हालात में हम उसको अप्लाई, ये जो पॉलिसी है, रूल्स और ये जो पॉइंट्स है वो बेहतरीन अंदाज से तो पेश करती है, लेकिन चूंकि इसकी कोई रोड मैप नहीं है और इसका एक्शन प्लान नहीं रहने की वजह से थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हमारे अंदर सामने आती है कि वो किस तरीके से अचीव करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है कि पहले जो पॉलिसी में था नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 86 के उसमें जो था उस वक्त के जो प्रायोरिटीज थे, बच्चों को सस्टेन होना, मतलब बच्चे जो है लिटरेसी से ज्यादा उनकी जिंदगी, जो भी बच्चे मोर्टालिटी रेट जो थी वो बहुत ज्यादा थी, तो वो बच्चों का मोर्टालिटी रेट कम करना, इम्यूनाइजेशन का 100% अचीव करना, उसके बाद फिर बच्चों को तालीम की तरफ लाना की अहमियत थी। तो किस हद तक इतने सालों में उस चीज को तो अचीव किए। तो अब चूंकि मोर्टालिटी रेट कम है और बच्चों का डेवलपमेंटल स्टेज भी ज्यादा है, हर एक के पास आज के जो एक्सेसिबिलिटी है नेट की हो या फिर फोन्स की, या फिर बच्चों में एक्टिवनेस ज्यादा है, तो इसलिए उनका ब्रेन डेवलपमेंट को हम पॉजिटिवली डेवलप करने के लिए ये इंक्लूड जो करें हैं उसको हम वेलकम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जहन में जो डर या खौफ, चूंकि रोड मैप हमारे सामने नहीं आया, प्लान ऑफ एक्शन हमारे सामने नहीं आया, एक चीज ये हो सकती है कि जिन हालात में जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन या फिर चाइल्ड राइट्स बहुत ज्यादा सख्ती से लागू होते हैं और बच्चा सेफ और सिक्योर होता है। एक 3 साल का बच्चा जहनी तौर पे अपने माँ की गोद से कंपल्सरीली अब उसको स्कूल जाना है, ये लागू हो जाता है ये पॉलिसी की वजह से। तो उस वक्त वो सिक्योरिटी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन क्या हमारे वो टीचर्स या फिर वो स्टाफ वो बच्चे को दे सकेगा? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन का लेवल यहाँ पर दिया गया है, कितना सेंसिटिव स्टेज है, ऐसा स्टेज जिसमें बच्चा खुद को कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने जज्बात भी पूरी तरीके से इजहार नहीं कर सकता। वैसे स्टेज में
जो माँ के गोद से स्कूल में जाना है उसको, तो कितना प्रोटेक्शन वो लोग दे सकेंगे? 10+2 जिसका क्वालिफिकेशन है, और सिर्फ एक 6 महीने का कोर्स या फिर 1 साल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन, वो उसके तफसीलात भी हम पॉलिसी में आगे पढ़ेंगे किस तरीके से वो लोग प्लान करेंगे। तो ये खौफ आता है, और हमारे पास कोई बच्चों का जो है, बच्चों के राइट्स या प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है। तो इसमें बच्चों का के साथ अब्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और किस तरीके से वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाएगा जब हम ये जो टीचर्स हैं उनको अगर मोहब्बत से डील नहीं करेंगे, चिड़चिड़ेपन से, क्योंकि उनको नाश्ता भी स्कूल में ही खाना है, दोपहर का भी स्कूल में ही खाना है। एक माँ की हैसियत से हम समझ सकते हैं, एक टीचर की हैसियत से हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टेंशन होता है बच्चों को खिलाने में, बच्चों की तरबियत करने में। तो वो चीजें यहाँ पर शायद अगर बच्चा वो कोऑपरेट, क्योंकि वो मासूम है, वो उसकी 3 साल की उम्र में उसको मालूम ही नहीं है खुद को कैसे वो अपने एक्सप्रेशंस भी उसको नहीं आते हैं, तो वैसे उसमें उसको क्या सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे सकती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डर और खौफ हमारे जहन में पैदा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर बच्चे को जिस अंदाज से, बातें तो बहुत अच्छी हैं कि ये सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा, उसके इमोशनल, उसके एथिकल डेवलपमेंट, हमारे टीचर्स की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर 3 साल की उम्र में बच्चा सीखेगा जो चीजें वो घर में सीखता था, अब उसको स्कूल में सीखना है। तो टीचर्स का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? क्या 10+2 टीचर या 6 मंथ के कोर्स में ये तमाम चीजें क्या हो सकती हैं? आंगनवाड़ी जो वर्कर होता है, आंगनवाड़ी का जो टीचर होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है? उसके अंदर कितना सब्र है, वो कैसे बच्चों के मसाइल को देखता है, उसके साइकोलॉजी को जानता है, ये तमाम चीजें हमारे सामने है। मॉनिटरिंग ये डिपार्टमेंट करेगा, वो डिपार्टमेंट करेगा, स्कूल से उसको लगाएंगे, ये तमाम चीजें कितना हो सकता है, ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत ज्यादा खौफ की बात हमारे समझ में आती है। अब देखेंगे कि दूसरा स्टेज, ये आगे जब हम बढ़ते हैं, अब तीसरी चीज इसमें जो नेक्स्ट चीज है हमको, ये है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हमारे अंदर समझ में आते हैं कि अरबी मदारिस का, अल्टरनेटिव स्कूलिंग का भी यही पैटर्न, ये पॉलिसी कहती है कि बिल्कुल यही पैटर्न हो, ECCE का पैटर्न अल्टरनेटिव स्कूलिंग यानी अरबी मदारिस में भी होना चाहिए। तो हमारे अरबी मदारिस को भी ये तमाम चीजें, यानी 10+2 कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे अरबी टीचर्स जो है इसको आराम से हासिल कर ले सकते हैं, और उसमें अपॉइंटमेंट हम ले सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी हम समझ सकते हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हम कर लेके उसमें एंटर हो सकते हैं। लेकिन जो मेथड अरबी मदारिस में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद करता है कि जिस अंदाज से बच्चों के साथ रटाने के, या ये सब चीजों को हमको बदलना है। रटने रटाने की बात नहीं है, उसको बेहतरीन अंदाज से प्ले बेस्ड बताना है, और उनको सिक्योर करने का, उनको पनिशमेंट करते हुए या फिर बहुत ज्यादा, आमतौर पे अरबी मदारिस में अरबी जो टीचर्स होते हैं बड़े सख्तियों से पढ़ाते हैं, ये शायद बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि ये जो है बहुत ज्यादा कीमती हिस्सा है जिंदगी का, और यहाँ ये जो कीमती हिस्सा है उसको छोड़ना नहीं है, तो कहाँ अगर ये सही नहीं हुआ, यहाँ पर डील करने वाले टीचर्स अगर सही नहीं है, तो ये जो कीमती हिस्सा है कहीं वही हमारी नई नस्लों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित ना हो, ये हमारा कंसर्न है ये इसके लिए। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। इसमें भी ये बताया गया है कि तमाम सर्वे के हिसाब से आज हम देखते हैं कि लर्निंग, जो आज हमारे पास लर्निंग क्राइसिस है, करीब 5 करोड़ जो है वो बच्चे वो बेसिक फाउंडेशनल और लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव नहीं कर सके, नहीं अटेन कर सके। ये 2.1 में कहा गया है। 2.2 में ये कहा गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी को अटेन करने ये एक अर्जेंट नेशनल मिशन होना चाहिए,
जो कि 2025 तक हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये जो टाइम है वो भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 2025 तक करना है। इसके लिए सबसे पहले पॉलिसी तो कहती है कि फर्स्ट टीचर वैकेंसीज को फिलअप करना है। 30 टीचर और पीपल रेशियो जो है वो 30:1 यानी पीपल टीचर रेशियो 30:1 हो, और सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जहां पर है वहां पर जो रेशियो 25:1 हो। ये पॉलिसी 2.3 में कहती है। 2.4 में ये कहती है कि ये जो करिकुलर साइड है उसको करना उसको बढ़ाना है और फोकस करना है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अर्थमेटिक और मैथमेटिकल थिंकिंग को। और यहाँ पर 2.5 में यहाँ पर ये बताती है कि इंटरिम 3 मंथ्स का एक कोर्स प्लान करना है जो प्ले बेस्ड हो, और स्कूल प्रिपरेशन के मॉड्यूल को ग्रेड 1 में बच्चे को तैयार करने के लिए एक 3 महीने का कोर्स जिसमें बच्चे को ये बेसिक्स सिखा सकें। 2.6 में पॉलिसी कहती है कि दीक्षा का जिक्र करती है। 2.7 में 1-on-1 पीयर ट्यूटरिंग यहाँ पर ये बात आई कि पीयर ट्यूटरिंग बच्चे आपस में, एक बच्चा दूसरे बच्चे का साथी ट्यूटर होगा और साथ में होगा ट्रेन्ड वॉलेंटियर्स, और फिर वो जो ट्रेन्ड वॉलेंटियर्स है वो बहुत लोकल और कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले होंगे। तो ये जो है एंजॉयबल हो, 2.8 में कहता है कि एंजॉयबल हो, इंस्पिरेशनल बुक्स तैयार किए जाएंगे, इसमें लोकल और जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसके हिसाब से मटेरियल तैयार किया जाएगा, और यहाँ पर स्कूल में जो तमाम चीज़ें हैं यूज़ करेंगे पूरे रिसोर्सेस, और लाइब्रेरीज को भी यूज़ करेंगे। 2.8 में ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज के ऊपर फोकस किया गया, बुक क्लब्स बनाना, नेशनल बुक प्रमोशंस, ये तमाम चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि सबको अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी हो, और रीडरशिप बच्चों में पढ़ने की जो है वो प्यास पैदा करने की कोशिश ये कही है। और 2.9 में न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में कहा गया है, हेल्दी मील्स है, हेल्थ चेकअप्स है, 100% इम्यूनाइजेशन है और हेल्थ कार्ड्स है। ये रहा सेकेंड चैप्टर। अब इसमें हमको जो डाउट्स हैं, इसमें जो हमको खौफ है या फिर एम्बिग्यूटी जिसमें हम क्लैरिटी नहीं समझते हैं, नहीं पाते हैं, वो ये है कि हर पॉलिसी में कहा गया कि टीचर्स रिक्रूट करेंगे। आज अगर ये चीज 5 करोड़ बच्चे हम जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये लर्निंग क्राइसिस में है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? कितने वैकेंसीज पड़े हुए हैं, कितने प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स का क्या ये रेशियो मेंटेन हुआ? ये पॉलिसी में तो लिख दिए, लेकिन इसका बड़ा रीजन यही है कि ये रेशियो सही मेंटेन नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो चीजें कह रहे हैं कि एंजॉयबल होगा, इंस्पिरेशनल होगा, ये तमाम चीजें, और इक्विपमेंट्स देंगे, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बच्चों को ज्यादा केयर करेंगे, ये सिर्फ पॉलिसी की खूबसूरती बने हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम अब तक तो नहीं देखे, इससे पहले की पॉलिसीज में भी हम ये चीजें देखे हैं। यहाँ पर नई चीज ये है कि ये इसको हम वेलकम कर सकते हैं। 1-on-1 जो पीयर ट्यूटरिंग है, बच्चे आपस में बहुत ज्यादा पीयर ग्रुप में सीखते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ट्रेन्ड वॉलेंटियर्स बोथ लोकल कम्युनिटी, इसमें क्लैरिटी नहीं कि वो कौन है। टीचर्स के बाद क्लासरूम में या स्कूल में बच्चा, ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पढ़ा रहा है, लेकिन ये कौन है? ये ट्रेन्ड वॉलेंटियर्स फ्रॉम लोकल कम्युनिटी बोल के जो आया, वो कौन होंगे, कौन क्लासरूम में एंटर होंगे, इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, जो मेरा लास्ट चैप्टर है, curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels। तो यहाँ पर प्राइमरी गोल, यहाँ पर चिल्ड्रन को जो एनरोल हुए हैं उनको आगे बढ़ाना है, ड्रॉप आउट्स को रोकना, ये पॉलिसी का अहम मकसद है। यहाँ पर जो देखा गया कि आम जो रिटेंशन है 6 से 8
तो 90.9% था, आगे बढ़ते बढ़ते 9 से 10 और 11 से 12 में 79% से 56% तक गिर गया, जिसकी वजह से ये जो मेन चीज यहाँ पर ये पॉलिसी कहती है कि 2030 तक 100% एनरोलमेंट हमारा गोल है। इसके लिए क्या करना है कि बच्चों को सबसे पहले ड्रॉप होने वाले बच्चों के वास्ते वापस स्कूल को लाने का रास्ता हमको बनाना है। प्री प्राइमरी के से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चों को किसी को भी ड्रॉप होने से रोकना है। इसके लिए रेगुलर ट्रेन टीचर्स होंगे हर स्टेज में, प्रैक्टिकल कन्वेंस हॉस्टल्स की स्पेशली फॉर गर्ल्स यहाँ पर पॉलिसी में जिक्र किया गया है ताकि वो ड्रॉप ना हो सके। दूसरा है अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जब ये माइग्रेट करते हैं तो जहां पर ये हैं वहां पर तालीम हासिल करने के लिए उनको ऐसे सेंटर्स की भी ये पॉलिसी कहती है। तो उसके बाद 3.3 में पॉलिसी ये कहती है कि एनरोल्ड जो बच्चे हैं वो लोगों को स्कूल रेगुलरली अटेंड करना एक। दूसरा है कि सूटेबल अपॉर्चुनिटीज टू कैच अप द री एंटर, जो छूट गए थे बच्चे जो निकल गए थे उनको री एंटर होने का भी मौका फराहम करना, ये पॉलिसी कहती है। उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफाइड सोशल वर्कर्स को की मदद हम लेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ये तमाम लोगों को हम मदद के लिए हमारी इस्तेमाल करेंगे, ये पॉलिसी हमारे सामने कहती है। 3.4 में वंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टिसिपेशन, यहाँ पर क्वालिटी और की रिटेंशन, असल इसका क्या है, रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, इसका असल की है 3.4 में पॉलिसी कहती है। उसके बाद 3.5 में फैसिलिटेट लर्निंग फॉर द स्टूडेंट विथ स्पेशल एम्फोसिस ऑन, यहाँ पर सोशियो SEDGs यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जो होता है उनको ज्यादा फैसिलिटीज के लिए। और फिर मल्टीपल पाथवेज की यहाँ पर जिक्र हुई है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL की यहाँ पर जिक्र हुआ है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है ताकि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, डिसकंटिन्यू ना हो। उसके बाद स्टेट विल एनकरेज डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथिंग SIOS और इंस्टीट्यूट्स ओपन स्कूलिंग वगैरह को भी यहाँ पर स्टेट्स एनकरेज करेगा, ये पॉलिसी कहती है। 3.7 है जो लास्ट है टॉपिक का, कि इन्वॉल्व कम्युनिटी alumni in volunteers efforts, one-on-one tutoring, literacy holding of extra help session, retired scientists, government, semi-government employees, alumni and educator will be created for this purpose। इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर जो फिर यही कि ये जो पॉलिसी है किस तरीके से बच्चों को ड्रॉप आउट से वापस लाने के लिए जो स्टेप्स है, जो सजेशंस है, इसमें एनालिसिस 2030 तक का यहाँ पर विजन हमारे सामने आ गया। हॉस्टल्स स्पेशली का जिक्र है, हॉस्टल्स आज भी है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चों के लिए, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। खासकर गर्ल्स चिल्ड्रन के हॉस्टल्स का यहाँ पर जिक्र है। ये गर्ल्स चिल्ड्रन का जो सिक्योरिटी सब में ज्यादा ड्रॉप आउट होता है, तमाम सहूलतें होने के बाद इनसिक्योर हॉस्टल्स भी बहुत बड़े रीजंस हैं ड्रॉप आउट होने के लड़कियों के। तो इसका जिक्र, इसकी क्या हिफाजत होगी, ये कोई हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। दूसरी चीज यही है कि किस तरीके से ये लोग कौन होंगे, इसमें आने वाले कौन होंगे, ये जो one-on-one ट्यूटरिंग का जो जिक्र है, ये कौन ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं, सेमी गवर्नमेंट, उसका भी कोई क्लैरिटी या स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने नहीं है। ओपन स्कूल्स वगैरह को हम वेलकम कर सकते हैं कि बच्चे और खासकर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जहाँ पर वो हैं वहाँ पर तालीम देना है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है, उसको भी हम वेलकम करेंगे। और ये तमाम चीज़ों के साथ
हमारा अपना ये के खासकर चाइल्ड राइट जो है प्रोटेक्शन का, वो ये जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों का, इसमें प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा अप्लाई करते हुए अमल करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पॉलिसी के लाइंस में नहीं होना बल्कि मैदान में भी होना है। और ट्रेनिंग, आंगनवाड़ी की जो ट्रेनिंग है वो सही 6 मंथ्स का नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा उनको ट्रेनिंग, ये जो नाजुक स्टेज है उसको डील करने वाले बहुत ज्यादा ट्रेंड हो, सेंसिटिव हो, उस हिसाब से करिकुलम उनका भी कोर्स डिजाइन हो। और हर चीज की सेफ्टी खासकर बच्चों की, क्योंकि 3 साल से हम जो जिक्र कर रहे जो स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, वो 3 से 8 साल का जो है बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनकी हिफाजत, उनकी हर सेहत, हर चीज की हिफाजत का यहाँ पर क्लैरिटी के साथ प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह। MashaAllah, Alhamdulillah, Asma Zareen ma'am have delivered her topics very nicely. I hope everybody understand it with conceptual clarity. It was mainly based on early childhood education. And for the next speaker, I myself is the next speaker for the topic of second, third and fourth. तो मैं शुरू करता हूँ अपने टॉपिक से। What exactly the topic is? It is New Education Policy 2020 and curriculum pedagogy in school learning should be holistic, integral, enjoyable and engaging. इस तरह से पॉलिसी में लिखा गया है। पॉलिसी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस कर रही है। पॉलिसी की बहुत अच्छी बात है। करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर और इसका जो है आप कह सकते हैं एसेंस हैं। बट द मेन पार्ट इज़ 5+3+3+4. What is this 5? It is foundational stage. Foundational stage है where the students from 3 to 8 years are included up till second grade अगर हम कहें तो। for nursery, LKG, UKG या इसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग कहेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, those are like at pre school age. And then the preparatory stage, the students who are having the age of 8 to 11 years, 8 से 11 साल जिन बच्चों की उम्र है जो 3rd to 5th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो सेकेंड प्रिपरेटरी स्टेज में उनको कैटेगराइज किया गया है। मिडिल स्टेज 11 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो 6 to 8th क्लास में हैं, एंड द सेकेंडरी स्टेज लास्ट 14 to 18 ईयर्स विच क्यूमुलेट्स फ्रॉम 9 to 12th क्लास। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले अगर हम काउंट करें सो 5 ईयर्स जो हैं 3 to 4, 4 to 5, 6, 7, 8, ये 5 स्टैंड फॉर। ये हमें 5 पहले जानना है, व्हाट इज दिस 5। तो उम्र है ये 5, 6, 7, 8 जो हम 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 ये 5 है। देन एजेस आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, तो ये 5:3:3:4 इस तरह से आया है। So if I'll talk about holistic development and learning, what exactly the policy meant. So it's a real understanding towards how to learn, ठीक है, away from routine learning, character building किस तरह से की जाए, holistic and well individual equipped with 21st century skills बच्चों में जो है बहुत अच्छी तरह से 21st सेंचुरी के स्किल्स इनके अंदर अवेलेबल हों, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है पॉलिसी। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी इस पॉलिसी का बेसलाइन ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पे पॉलिसी जो कह रही है कि जो सिलेबस है इट विल बी डिज़ाइंड फ्रॉम एनसीईआरटी के और उनके साथ वाले कुछ स्कॉलर्स मिलके जो है सिस्टम बनाएंगे। और ये जो पॉलिसी बेस्ड होगी बेसिकली जो बुक्स पब्लिश की जाएंगी, वो जो बुक्स हैं वो उसकी कॉस्ट वाइज उसकी कॉस्टिंग होगी। बट एक तरह से देखा जाए तो अभी तक जो गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स होती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती थी,
लेकिन पुअर जो पेरेंट्स है उनके ऊपर बर्डन होता जाएगा इन दिस केस, क्योंकि सम कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी हियर विच इज़ गोइंग टू इनकर इन दिस पॉलिसी। यहाँ पे अगर हम मल्टी लिंग्वलिज्म की बात कर रहे हैं, पॉलिसी बार बार काफ़ी लैंग्वेजेस पे फोकस कर रही है। तो देर आर 3 लैंग्वेजेस फॉर्मुलेटेड कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन, ठीक है। देर विल बी हाई क्वालिटी मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स कहा है पॉलिसी में। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, द लैंग्वेज ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट एक्टिविटी, दैट एक भारत श्रेष्ठ भारत जो उन्होंने नारा दिया है, मतलब पॉलिसी में नारा दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज का इंक्लूजन है इसमें, विच इज़ लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज को टर्म किया गया है। मॉडर्न एंड क्लासिकल एंड ट्राइबल लैंग्वेज का भी इंक्लूजन किया गया है। संस्कृत नॉलेज सिस्टम ऑप्शनल रखी गई है, संस्कृत फॉर ऑल लेवल्स, फॉर एवरी ग्रेड्स ऑप्शनल, आप संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉलिसी कहती है। और संस्कृत नॉलेज का सिस्टम जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत SSS के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। संस्कृत थ्रू संस्कृत STS के फॉर्मेट में भी इंक्लूजन किया गया है। कन्नड़ा लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, तमिल को इंक्लूड किया है, तेलुगु को इंक्लूड किया गया है, मलयालम को इंक्लूड किया गया है, उड़िया को इंक्लूड किया गया है, पाली को इंक्लूड किया है, एंड पर्शियन को इंक्लूड किया गया है। These are extremely rich, widely available in schools, ठीक है। एंड इनोवेटिव अप्रोचेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स में भी वर्क होने वाला है इस पॉलिसी के अंदर। ओपिनियन फॉर लर्निंग 3 लैंग्वेजेस ड्यूरिंग 6 to 12th ग्रेड मेक कंसिस्ट एट हायर लेवल्स, ठीक है। तो 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 to 12th ग्रेड में यूज़ की जाने वाली है। कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, ये सारी लैंग्वेजों जिसका इंक्लूजन है। इंडियन साइन लैंग्वेजेस का भी इंक्लूजन है, ब्रेल लिपि का भी इंक्लूजन है। पर अफसोस की बात यह है कि उर्दू का इंक्लूजन नहीं है, जो हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि उर्दू का कहीं जिक्र नहीं है। तो पॉलिसी में उर्दू का कहीं जिक्र नहीं नज़र आता। तो पॉलिसी जो है ड्राफ्टेड वेरी नाइसली, वेरी वेल, एंड अ पार्ट ऑफ दिस फ्यू थिंग्स, बाकी के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, पेडागोगी है, एंजॉयबल लर्निंग है, ऑनलाइन कोचिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिवली आ रही हैं पॉलिसी में। तो इस स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ ऑल दैट इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर द चैप्टर 3rd, 4th and 5th. I may call for next chapters Azmat sir. Azmat sir, please come on panel to continue with your topics because we are running just short of time. सर हमारे सुबूर साहब, अजमत साहब के जो स्लाइड्स हैं देखिए वो शेयर कीजिए सर। जी सर, अजमत सर के स्लाइड्स शेयर कीजिए। शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। Give me a second, I'm sharing your slides. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ पहुंच रही है हजरत? यस सर, यस जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इस सेमिनार में शिरकत फरमा सभी हजरात की खिदमत में मेरा सलाम। मेरे जो चैप्टर्स है वो 7th, 8th, 9th हैं। उसका खुलासा कुछ इस तरह से है, अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। चैप्टर 7 है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स। मैं कुछ रुकूँ क्या हमारे सुबह सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो इसमें सबसे पहले ये बात बताई गई है कि सर्वा शिक्षण अभियान के जो प्रोग्राम चलाया गया था तो उसका डाटा दिया गया है 7.1 चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में। तो किस तरह से कामयाब हो सका डाटा, कितना नाकाम हुआ, तो उसी को एफिशिएंट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं रिसोर्सेस। तो उसके लिए जो बेसिक बात बताई गई, ओके, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 7 पॉइंट पूरे चैप्टर को मैं 3 पॉइंट्स में कंक्लूड कर रहा हूँ। जो भी चैलेंजेस है वो सर्वा शिक्षा अभियान को जो बनाए थे सक्सेसफुल जो नहीं हुआ उसको इस तरह से सक्सेसफुल करने
और 2025 तक उसको अचीव करने के लिए इस पॉलिसी में बातें कुछ बयान की गई। इसके ज़रिए से यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट गवर्नमेंट कुछ इनोवेटिव मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हुए स्कूल्स को रेशनलाइज कर सकते हैं, स्कूल का ग्रुप कर सकते हैं। उसमें एक बात ये बताई गई है कि 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस रखकर स्कूल को ग्रुप किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। तो पॉलिसी में इसका जो फ़ायदा होगा वो ये बातें बहुत मीठे अल्फाज में इस तरह से बयान की गई हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने से डिसेबिलिटी जो बच्चे रहेंगे या एकेडमिक से जो बच्चे रहेंगे उनके एकेडमिक्स प्लस स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट इवेंट्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और स्कूल में जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है सारे कॉम्प्लेक्स के स्कूल्स के लिए, ये बात बताई गई है। साथ ही साथ बच्चों के लिए आईसीटी के क्लासेस और टूल्स और वर्चुअल क्लासेस होंगे और इनरोलमेंट, अटेंडेंस वगैरह सब शेयर की जाएगी पेरेंट्स को और काउंसलर रहेंगे बच्चों के लिए। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं। और इसमें जो बात बताई गई है कि फर्दर कोऑपरेशन अमॉन्ग स्कूल्स, इसमें जो अच्छी बात ये आ रही है कि प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल को जोड़ने की बात कही जा रही है और इस तरह से प्राइवेट स्कूल के रिसोर्सेज गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी या गवर्नमेंट स्कूल के रिसोर्सेज प्राइवेट स्कूल इस्तेमाल करेंगे, ये क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है। तो इससे कुछ खदशात होते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का क्या फ्यूचर रहेगा और मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल्स को क्या मेंटेन करना रहेगा, गवर्नमेंट सेम स्टैंडर्ड की चीज़ें प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें क्लियरिटी के नहीं हैं। तो इससे यही बात मालूम हो सकती है कि हो सकता है स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल्स का इंक्रीज़ करने पड़े और वही सेम चीज़ें रिसोर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। और कुछ चीज़ें हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। दूसरा जो 8 चैप्टर है उसका कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस तरह से है, स्कूल सेटिंग्स एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल की सेटिंग किस तरह से होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेटिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह से परमिशंस और एक्रीडेशन होंगे। अभी जो स्ट्रक्चर चेंज किया गया है स्कूल स्ट्रक्चर में, नर्सरी टू 12th क्लास की बात हो रही है। तो उस ताल्लुक से यहाँ पर कुछ ब्रीफ नटशल में इस तरह से ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ये मॉनिटर करेगा, पॉलिसी बनाएगा और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा। इसका एक्रीडेशन और परमिशन इशू करने का कोई रूल नहीं रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ये सब चीज़ें देखेगा और इसके लिए एक दूसरा बोर्ड बनाया जाएगा जो ऑपरेशंस हैंडल करेगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए, सारे स्टेट के लिए। तो इसके मेंबर्स कौन होंगे, या सिर्फ स्टेट के मेंबर होंगे या सेंट्रल के मेंबर होंगे, ये भी कुछ क्लियरिटी इसमें वाज़ेह नहीं है। दूसरे एक जो बात आई है इसमें, एक मिनट में रुक रहा हूँ, अज़ान हो रही है यहाँ पर। जी, इफेक्टिव क्वालिटी और फाउंड बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो शेयर कर रहे हैं हमारे सबूर साहब। इफेक्टिव क्वालिटी और सेल्फ रेगुलेशन एग्रेडेशन सिस्टम के लिए प्री स्कूल से लेके दिस इज द मैक्सिमम क्लास तक फाउंड जी दैट आई कैन मैक्सिमाइज इट। राइट। तो इसके लिए इन्विटेशंस है फिलंथ्रोपिस्ट और प्राइवेट स्कूल और पब्लिक सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है फिलंथ्रोपिस्ट जो सोसाइटी के लिए काम करेंगे। यहाँ पर हम मदरसा एजुकेशन जो हमारे पास एक बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट चेन ऑफ स्कूल्स है, हम इस पॉलिसी के ज़रिए से इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये चाह रही कि SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक कायम होगी जो मिनिमल स्टैंडर्ड तय करेगी कि स्कूल के लिए मिनिमल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। और ये
एसएसएस बॉडी में स्टेट के मेंबर्स रहेंगे और सेंट्रल के कुछ मेंबर्स रहेंगे। एकेडमिक मैटर्स इंक्लूडिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम विल बी डील बाय एससीईआरटी। एससीईआरटी अपना करिकुलम बनाएगी ये कहा जा रहा है, लेकिन एनसीईआरटी के गाइडलाइंस पर। अब एनसीईआरटी के गाइडलाइंस जो रहेंगे एससीईआरटी वही बनाएगी, और कौन मेंबर रहेंगे, किस तरह से बनेगा, कब तक बनेगा, ख़ास तौर से प्री प्राइमरी का सिलेबस जो अभी इंक्लूड किया गया है ये किस तरह से होगा, इसके लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई। एससीईआरटी विल डेवलप ए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट। SQA एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क एससीईआरटी एक बनाएगी सारे स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन से। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स ये नहीं हमारे सब सर, ठीक, ये हमारे स्टेक होल्डर्स, थोड़ा नीचे आ जाइए आप। नीचे ये स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, किस तरह से होंगे, ये बात थोड़ा तशवीश की है, और यहाँ पर मौक़े भी हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स का सेम असेसमेंट होगा, सेम क्राइटेरिया होगा, सिवाय ऐसे मैनेजमेंट के स्कूल्स जो एडेड हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए से चलते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड की यहाँ कुछ बात हो रही है कि प्राइवेट स्कूल्स और जो फिलंथ्रोपिस्ट स्कूल चलाएंगे उनके लिए असेसमेंट थोड़ा कुछ से अलग हो जाएगा। बात तो बहुत अच्छी है असेसमेंट की, और एसएस से जो फेल हुआ वो असेसमेंट नहीं होने की वजह से, मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से फेल हुआ है, बल्कि ये बात बार बार आ रही थी। अब मैं पॉइंट वाइज कुछ सजेशंस जो हम दिए हैं उस पर बोलना चाहूँगा। सबसे 7 चैप्टर में जो बात बताई गई है कि ग्रुपिंग ऑफ स्कूल्स वो रेशनलाइज होना चाहिए, सारे कम्युनिटी के मेंबर्स को का उसमें पार्टिसिपेशन हो, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स जब स्कूल्स बनाएं तो बच्चों की सहूलत का भी ख्याल रखें, और टीचर्स वहाँ के असातिज़ा जो हैं उनके सब्जेक्ट वगैरह का ख्याल रखते हुए बनाए जाए। दूसरा ये है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ की यहाँ पर बात आ रही है कि इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ का। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ कहाँ तक कंट्रोल करेंगे, या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल रहेगा, या सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पॉलिसी में तो कुछ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आया था उसमें इसके मेंबर्स कौन होंगे इसकी वजाहत थी। और यहाँ पर अब जो बात बताई गई जा रही है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटीज़ रहेंगे वो। तो जो कॉम्प्लेक्स स्कूल्स बनाएंगे या ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाएंगे वो लोग इतने पावरफुल रहेंगे कि इनके सारे सजेशंस या इनके मशवरे ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑफ स्कूल्स में लागू होंगे, या ये लोग इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए आजकल के ज़माने के हिसाब से। हम जो प्राइवेट स्कूल्स देखते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं, अक्सर यहाँ पर ये सहूलतें नहीं होती हैं। ये सहूलत कॉर्पोरेट स्कूल्स में और इंटरनेशनल स्कूल्स में तो बहुत आसानी से होती है, लेकिन इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। और जो बात बताई गई कि आगे स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस स्कूल कॉम्प्लेक्स में जब रहेंगे ये, तो कितने परसेंटेज टीचर्स रहेंगे ये सब्जेक्ट के, और किस तरह से उनकी शेयरिंग होगी, एक बहुत बड़ा मसला रहेगा टाइम टेबल बनाने के लिए और उनका सही इस्तेमाल करने के लिए। सजेशंस तो बहुत अच्छा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से सारे बच्चों का फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पर बार बार पॉलिसी में एक चीज़ ये आ रही है कि आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इससे पता चल रहा है कि स्किल डेवलपमेंट से ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट पर ये लोगों का कंसंट्रेशन रहेगा। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह से होगा और कितनी कम्युनिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये भी एक तशवीश की बात है। दूसरा जो सजेशंस लिया गया है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ या सामाजिक चेतना के लिए होना चाहिए, इसका एक सजेशन है। तो स्कूल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है
परमिशन तो दे सकते हैं, लेकिन ये कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किस तरह के एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगे, और ये एक्टिविटीज़ में कौन से कम्युनिटी के मेंबर्स को आने की परमिशन होंगी, या पॉलिटिकली ये कंट्रोल होगा, किस तरह से होगा, ये क्लियरिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इसमें, और क्लियर क़ानून बनने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है, ये तो पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है, फ्रेमवर्क है, ये कोई क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं है। तो इसके बाद कुछ लॉज बनेंगे, इसके बाद कुछ रेगुलेशन होंगे या कुछ जियोज़ बनेंगे। तो वो जियोज़ किस तरह से होंगे, ये क्लियरिटी हमको आना चाहिए। ये बात आने से पहले सारे हिंदुस्तानियों के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए एक बात ये कही गई कि प्रिंसिपल हेड ऑफ़ द स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा, और दूसरी जगह जो बात बताई गई है कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट में ये अपॉइंटमेंट सेंट्रलाइज्ड होंगे। तो सेंट्रलाइज्ड होंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा प्रिंसिपल्स को अपॉइंट करने के लिए, और कितना इनका पावर होगा, ये चीज़ों की भी क्लियरिटी चाहिए। जब सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट होंगे तो एक बात ये कही गई कि रीजनल लैंग्वेजेस और मदर टंग या स्टेट के लैंग्वेजेस में स्टडी होनी चाहिए। फिर ये सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट होंगे टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के, तो ये लोग कितने एफिशिएंट होंगे ये चीज़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए स्कूल्स के, फिर वहाँ के माहौल के बच्चों के लिए। ये थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें। स्टैंडर्ड सेटिंग और जो बात आ रही है कि पैरामीटर के लिए सजेशंस मांगे गए हैं, SSA स्टेट स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी कुछ सजेशंस चाह रही है कि, तो सजेशन इस तरह से हो सकते हैं कि जो भी इस पैरामीटर्स हों, सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल रखा जाए बच्चों के। जब बच्चे 3 साल की उम्र से जब स्कूल को जाना चाह रहे हैं तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। फिर उनका हेल्थ इश्यूज़ का भी कंसर्न रहेगा। आमतौर पर जो चीज़ें देखने में आती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें कंसर्न की हैं, तो इसको क्लियरिटी पर लाना चाहिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तो अच्छे बना रही है, लेकिन जिस तरह के पैरामीटर्स या जिस तरह के सजेशंस ले रही है या जिस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहा है, अभी एक डॉक्यूमेंट आया है हेल्थ मिनिस्ट्री से, वो डॉक्यूमेंट का फ्रेमवर्क है, वो भी एक हेल्थ के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए। उसमें 2-4 सवाल इस तरह से हैं जो तकलीफ़दा हो सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर बच्चों का या जिसका भी डाटा बनाया जा रहा है उनके मज़हब के ताल्लुक़ से सवालात हो रहे हैं। तो ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट की हैं कि जब आप किसी इंडिविजुअल की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या हेल्थ के ताल्लुक़ से आप काम करना चाह रहे हैं तो उसका मज़हब से क्या ताल्लुक़। इस तरह के जो सवालात है पॉलिसीज़ में, इससे बेचैनी की एक कैफियत है ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ में। और ये इस तरह से नहीं है माइनॉरिटी यानी सिर्फ मुस्लिम्स, हिंदुस्तान की माइनॉरिटी जितने भी हैं सबके लिए ये तशवीश की बात है। तो इस तरह के सवालात वो क्वेश्चनर में नहीं होने चाहिए। जब आप हेल्थ इश्यूज़ पे काम करना चाह रहे हैं, बच्चों की हेल्थ के ताल्लुक़ से डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड ही सवालात होना चाहिए। उसमें मज़हब का कोई सवाल इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चनर भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। 7 दिन बाकी हैं इसके सजेशंस देने के लिए। ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं इसमें। गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ये आया है डॉक्यूमेंट। दूसरा जो बात आगे हम देखते हैं कि और एक सजेशन है कि स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रीडेशन फ्रेमवर्क के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्कूल क़ायम करते हैं या जो इदारा चला रहे हैं कम्युनिटी के लिए, उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है, ये एक बात क्लियरिटी होना चाहिए। और कम्युनिटी बेस्ड वर्क होगा, वो लोग लीडरशिप के लिए काम करेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है या नहीं, फिर हेल्थ के स्टैंडर्ड वो लोग क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ख़ास अहमियत देनी चाहिए। और टीचर्स का जो लेवल की बात आ रही है, जैसे अभी मेरे से पहले के लोग बता रहे थे कि नर्सरी से जो स्कूल कंपलसरी करे हैं तो उनके लिए टीचर का मिनिमम स्टैंडर्ड है 10th क्लास। तो जाहिर बात है इस तरह के क्वालिफ़िकेशंस के टीचर्स होंगे तो इस तरह का डेवलपमेंट ये लोग कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन और उनका स्टैंडर्ड
कंसर्न की बात रहेगी। तो ये बहुत स्ट्रांगली हमको देखना चाहिए कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट जब सेंट्रलाइज होगा तो पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे होना चाहिए और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे आगे चलकर एक बेहतरीन शहरी बन सकें और स्टैंडर्ड जो कंपटीशन है सारी दुनिया में उसको ये लोग compete करने के काबिल। वरना टीचर ही मिनिमम क्वालिफिकेशन की रहेगी और हम सब जानते हैं कि बेसिक जो उम्र होती है बच्चे की वो उसकी लाइफ सेट करती है। 3 से 5 साल में बच्चे की फ़िक्र बनती है, उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा हिस्सा इम्प्रूव हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है और फिर 5th क्लास तक आने तक तकरीबन उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है और 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में जब आता है तो वो अपनी कुछ लाइफ सेट या कुछ बेसिक उसके जहन में जो चीज़ें आ जाती हैं वो उसी को हासिल करने के लिए पढ़ाई की तरफ उसका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से जो रेगुलेशंस की बात आई है और ये रिसोर्सेस इस्तेमाल करने की बात है चैप्टर 7th 8th में, हम देखते हैं कि पॉलिसी के अल्फाज बहुत मीठे हैं, बहुत सुनहरे अल्फाज हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो बातें क्लियरिटी की नहीं है वो ज़्यादा तशवीश की बात है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के जो कंसर्न है मैं उसको अभी ज़्यादा चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, साजिद साहब तीसरे दिन लेंगे। 1-2 बातों की तरफ मैं इशारा करूँगा कि यहाँ पर जो बात आ रही है कि प्री प्राइमरी टू 12th क्लास, तो आरटी में जो चीज़ें बताई गई थी इससे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट में, वो 6 से 14 साल की एजुकेशन स्टेट के ऊपर कंपलसरी थी। अब ये जो पॉलिसी हमको बता रही है कि ये कंपलसरी नहीं है बल्कि सिर्फ इसकी अहमियत की तरफ बात बताई जा रही है। तो ये अहमियत किस तरह से हो, फिर एग्रीडेशन क्या होगा, परमिशन इसी बेस पर मिलेगा स्कूल को। तो यहाँ पर क्लियरिटी ये समझ में आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं या और एक जो बात खुलकर गवर्नमेंट ये बताई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक प्राइवेट स्कूल से टाई अप होगा, बात तो अच्छी है। तो ज़्यादा गवर्नमेंट अपना जो हिस्सा है, अपना जो रोल है वो कम करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट जाना चाह रही है, क्लियरिटी इसमें समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड जो होगा वो नेशनल असेसमेंट के ज़रिए से होगा। तो जब नेशनल असेसमेंट होगा तो जियोग्राफिकल कंडीशंस और जो भी वहाँ पर सहूलतें रहेंगे हर स्टेट के अलग अलग रहेंगे, पॉलिटिकल भी इंटरफेरेंस रहेगा। तो ये असेसमेंट उतना ज़्यादा सूदमंद नहीं होंगे हमारे हिसाब से। नेशनल स्टेट लेवल के जो होते हैं वो फिर भी थोड़ा ठीक होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर जब जाएगी तो थोड़ा बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी और असेसमेंट का भी मुश्किल हो जाएगा काम। ये जो नेशनल असेसमेंट बना रहे हैं PARAKH के नाम से, तो इसके अफराद कौन होंगे, किस तरह से ये लोग काम करेंगे, इसकी भी बहुत क्लियरिटी की ज़रूरत है। और फिर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर इनका क्या असर होगा, ये सारे कंसर्न्स की बातें हैं। पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, सुनहरी अल्फाज से लिखी गई है और इस तरह के हर पॉलिसी में इसी तरह का मामला होता है। पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनती है, पॉलिसी बनाने वाले जो लोग होते हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। ये पॉलिसी को देखने से ऐसा लगता है कि 20 से 25 साल में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर लेंगे। 3 to 18 ईयर्स का जो स्ट्रक्चर लाया गया है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए लाया गया है, लेकिन वाकई क्या इम्प्लीमेंट होगा, बात जब इम्प्लीमेंट की आती है तो वहाँ पर चीज़ें क्लियरिटी समझ में आती है। आमतौर पर देखा गया है कि जो गवर्नमेंट जो अपना मैनिफेस्टो है, जो अपना विज़न रखती है पार्टी, वो उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती है, पॉलिसी के उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे वो पार्टी का फ़ायदा हो या उनके अपने नज़रियात हों। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। अभी जो बातें आ रही थी ये लैंग्वेज के ताल्लुक़ से, तो क्या ये चीज़ें भी बेस बनाई जाएंगी क्या एक्रीडेशन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए? तो ये चीज़ें माइनॉरिटीज़ को कंसर्न कर रही हैं अक्सर। ये थे चैप्टर 8 और 9। 9 चैप्टर की तरफ मैं आऊँगा कि इसमें हायर एजुकेशन की तरफ से
कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हायर एजुकेशन को एक गवर्नमेंट एक अच्छी नज़र से देख रही, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और थॉटफुल वेल ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हमारे पास आए। Sir, sorry for interruption, sir. We are just having lack of time. Can you please conclude because another speaker is there on. ओके, आई विल कंक्लूड इन 1 मिनट। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। डिग्री के जो स्ट्रक्चर रहेगा, बच्चे 1 साल पढ़कर भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, दूसरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ड्रॉप हो सकते हैं, या अपने चॉइस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो समझ में नहीं आया तो फिर ग्रुप चेंज कर सकते हैं। ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं तो वो ये है कि जब बच्चा 6 क्लास से 8 क्लास में जो बात आई कि वो 10 डेज़ विदाउट स्कूल रहेगा बच्चा, तो 10 डेज़ विदाउट स्कूल रहेगा। जब बच्चे स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से बताया गया कि उन लोगों को जाकर मुशाहिदा करने की परमिशन रहेगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की परमिशन रहेगी, तो कहीं ये ड्रॉप आउट का रेट तो नहीं बढ़ेगा। यहाँ से बच्चे कमाने की तरफ आ जाएंगे जब, तो इन लोगों का स्किल डेवलपमेंट तो बहुत मिनिमम, बहुत कम उम्र रहेगी। फिर चाइल्ड लेबर की तरफ भी कंसर्न्स हो रहे हैं, क्यों, क्या चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगा क्या। इसी तरह से जब हायर एजुकेशन में आ रहे हैं तो 3 साल कम से कम डिग्री कंप्लीट करना चाहते थे स्टूडेंट्स, लेकिन अब इस तरह से होगा वो 11th पढ़कर भी खामोश बैठ सकते हैं, 12th पढ़कर भी छोड़ सकते हैं। इस तरह का उनको ऑप्शन है। दूसरा ये बताया गया कि 100 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को आने का परमिशन रहेगा। तो जब ये परमिशन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, फिर ये किस तरह का कमर्शलाइजेशन होगा। जब रेट्स हाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट रेशो और हायर एजुकेशन में जाने का रेशो बहुत कम हो जाएगा। तो और कुछ पॉइंट्स है, टाइम की कमी की वजह से मैं अभी रोक रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। सबूर सर, Thank you very, very much, sir. We were listening to Sheikh Ahmad, sir, who's the SSE member, AITA, Telangana State. He have very nicely explained chapter number 7, 8, 9. And right now, I cordially invite on the panel, Ma'am Atiya Mumtaz, Ma'am, District Assistant Women Convener, AITA, come up. Ma'am, if you are on the panel, kindly come on the panel, ma'am, please. अस्सलाम वालेकुम सर। आप क्यों आए? Walaikum assalam, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। Ma'am, can you please increase your volume, ma'am? जी सर। Your voice is very low. Please increase your volume, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। Okay, ma'am. Continue, ma'am. यहाँ से तो फुल है सर। मैम आपका माइक एडजस्ट कीजिए, थोड़ा आप नज़दीक माइक लेंगे तो अच्छी आवाज़ आएगी। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू मैम। अब आइटा मेम्बरान को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी टॉपिक 10th 11th और 12th है, जिसमें 9th 10th एंड 11th 12th के क्लासेस को ऐड किया गया है। इसमें आला तालीमी मियार की तब्दीली के बारे में बताया गया है। आला तालीमी मियार की तब्दीली HEI के ज़रिए किया जा रहा है। सिर्फ तालीम से ही लैस करना नहीं, बल्कि तुलबा को हर मैदान में हर फन मौला बनाने का अज़म लिया गया है, ऐसा दिखाया गया है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब को HEI के ज़रिए जारी किरदा निसाब, करिकुलम और रूल्स रेगुलेशंस को इनके एज पर नाम्स के ज़रिए अमल में लाया जाएगा। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल सिस्टम यानी मुताबिद तालीमी मज़ामीन या फिर ये कहें कि बहुल विद्या विभागम के ज़रिए तो बच्चों या तलबा को हर किस्म की तालीम से नवाजा जाएगा। यहाँ पर एक और अहम बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कदीम भारती की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला का भी जिक्र किया गया है। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर नज़र डालें तो ये 800 BC में इसका फाउंडर
800 BC में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था और इसका फाउंडर भरत था, जो राम का भाई था। और इसमें टीचिंग्स ज़्यादातर बुद्धिस्ट, हिंदूस की कम और बुद्धिस्ट की ज़्यादा बताई गई है। और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा और तफसील डालें तो इसका स्टूडेंट एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो है क्या बोलते चाणक्य का स्टूडेंट था, उसने इसमें तालीम हासिल की थी। और इसका लोकेशन फिलवक्त अब तो पार्टीशन के हिस्से में आ गया, जो रावलपिंडी में आ गया। इसमें वेदास और 18 आर्ट्स वगैरह का ऐसा लॉ ऑफ स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स, लॉ ऑफ मिलिट्री, इस तरह के एजुकेशन इसमें दिलाए गए थे। वल्लभी यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी का भी इसमें इसके बारे में बताया गया, जिसका फाउंडर कुमार गुप्ता था, जो 5th सेंचुरी के ज़माने में बनाया गया था। ये राजगीर अभी भी बिहार अपने इंडिया में ही है। इसका भी एजुकेशन पूरा बुद्धिस्ट के ज़रिए से किया गया था। एक और हिस्ट्री इसकी भी दी गई थी कि ना बख्तियार खिलजी जो एक बादशाह थे, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को चला दिया और 6.5 माह तक इसकी लाइब्रेरी के बुक्स वगैरह जलते रहे। इसके बारे में भी ऐसा क्या बोलते एक बात हमें मालूम होती है, और ये भी यहाँ पर बिहार में पाई जाती है। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र इसलिए किया गया है कि वहाँ पर जितने भी ऐसे एजुकेशन जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ दूसरे फ़नून को भी सिखाया जाता था, जो स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मेडिकल और स्कूल ऑफ मिलिट्री, और इसमें रिसर्च के शोबे भी थे। गर्ज ये कि पढ़ाई के साथ साथ हर फ़नून को फ़रोग़ देने का काम भी अंजाम दिया जाएगा। तलबा को अपनी पसंद के आर्ट्स को सेलेक्ट करने की आज़ादी दी गई इसमें, और डिग्री के साथ साथ दूसरे फ़न से भी माहिर होने का हो सकता है। अब इसका करिकुलम और जैसे लोकल लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस की अहमियत दी गई है, जबकि हमारे पास थ्री लैंग्वेज फार्मूला है। अब बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस का मतलब हम लोग जैसे इसके बारे में भी ऐसा अगर सोचें करें तो इसमें भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस या फिर कुछ और सरकारी ज़बान की इसमें कमी की जाएगी, जो सरकारी और खानगी इदारों में पढ़ाया जाएगा। और फंड्स की बात भी इसमें की गई, इसमें 10th टॉपिक में। जो अब फंड्स की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से डोनेशंस के तौर पे सरकारी इदारे चलाए जाएंगे। एज़ पर नाम से इन इदारों को ग्रांट्स दिए जाएंगे, यानी स्कूल ग्रांट्स की कमी और बेशी का भी जिक्र इसमें इनडायरेक्टली दिया गया है। और एक यहाँ पे ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, इसको SDG 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ज़रिए से इनक्रेज किया जाएगा, और हर कोर्सेज को ताकि वो ऐसे GER और यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशिया बढ़ा सकें। और 2030 विजन के लिए जो कि HEIS का पहला प्लान होगा तालीम सबके लिए आम करने के लिए। HEIS हर शहर, हर मंडल और हर तरह की सहूलतें देगा, और HEIS का फ्रेमवर्क भी होगा, और ये सारे भारत के यूनिवर्सिटीज़ को अपने अंडर में रखकर करिकुलम और ऑटोनमस डिग्रीज मुहैया करवाने के बारे में दिया गया। और हर फील्ड में प्राइवेट सेक्टर और हर डिपार्टमेंट में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए भरपूर इनकरेज करेगा, ऐसा बताया गया है इसमें। अब हम अहम बात ये भी कि जितने भी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ होंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो भी होंगे वो भारत में, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ HEIS के ज़रिए से एज पर नाम्स ही चलाए जाएंगे, जो सिलेबस ये लोग ही डिक्लेयर कर देंगे। और एक बात, इस बात को सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मैं एक शेर के ज़रिए से यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बताना चाहती हूँ कि दुनिया बदल रही है, निगाहें उठाइए, इस इर्तिखाई दौर से आंखें मिलाइए, आपस के तफर्रकों के भी अभी भूल जाइए, मिलजुल के सुबह है नौ की सियाही मिटाइए। यहाँ पर 11th पॉइंट में टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का सारे NEP के अपने जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में जो बताया गया है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का वर्ड 63 टाइम्स बताया गया है, 63 टाइम्स रिपीट किया गया है। इस टॉपिक में भी कदीम भारत के यूनिवर्सिटीज़ का ही जिक्र किया गया है, और लिटरेचर वर्क वाले जो बाना भट्टा जो हर्षवर्धन के दरबार के संस्कृत के शायर थे, जो ब्राह्मण थे, और इनके लिटरेचर का वर्क भी काफ़ी शोहरत मिली है, वो बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। ये उनके लिहाज से, ये मेरे लिहाज से नहीं है,
ऐसा मैं मानती हूँ। उन्हीं के ज़माने के 64 क्लास के बारे में भी मज़ामीन ही नहीं बल्कि 64 क्लास के बारे में भी बताया गया। अगर हम थोड़ा सा 64 क्लास के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो आप एक लिस्ट आउट भी है इसको देख सकते हैं। इसमें सारे के सारे फ्लावर्स की डेकोरेशन, क्लीनिंग टिप्स का, आर्ट का, डांसिंग का, थिएटरिकल का, पेंटिंग का, इन सारी चीज़ों को 64 आर्ट्स में दिया गया है। ये सारी लिस्ट फिल वक्त टाइम नहीं है, इसके लिए हम लोग इसके बारे में भी ज़रा 64 क्लास का फिर कभी जिक्र हम लोग कर लेंगे। तो बल्कि पेशा वाराना और सलाहियतें भी सिखाई जाएंगी जिसमें ओकेशनल और प्रोफेशनल मैदानों में काम आने वाले और तलबा के पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इन सारे चीज़ों को सिखाया जाएगा और इनकी सलाहियतों को क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे जो आगे चलकर तलबा को कारआमद होंगे। यहाँ पर जिस तरीके से प्रोग्रेस कार्ड हम लोग मार्क्स वगैरह एंटर करते सब्जेक्ट्स वाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सिर्फ प्राइजेस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सारे चीज़ों को क्रेडिट्स के तौर पर इन सारे एक प्रोग्रेस कार्ड में क्रेडिट्स के तौर पर बताया जाएगा। इन दोनों की डिग्रीज भी क्रेडिट्स के हिसाब से दी जाएगी। इस टॉपिक में एक और प्रॉफिट दिया गया है कि ये जो डिग्री का हमें जो डिग्री मिल रही है इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट भी दिया जाएगा, जिसमें डिग्री डिसकंटिन्यू अगर हो तो स्टूडेंट से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर नॉर्म्स। यानी डिग्री 1 साल करने के बाद कुछ परेशानी की वजह से छोड़ भी दे तो इसको फिर से कंटिन्यू भी वही क्रेडिट्स जो जमा ऑलरेडी 1 ईयर के बाद और जो छोड़ रहा है तो थोड़े कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ साल के बाद ये कब ऐड होगा, कब ज्वाइन हो सकता है, ये कितने सालों के लिए इसका एज पर नाम से ये सारे चीज़ों को दिया जाएगा। तो उसके बाद में से जब वो कंटिन्यू करना चाहेगा वही डिग्री को, उसके जो पहले फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स है उन क्रेडिट्स को ही कंटिन्यू किया जाएगा। इसकी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा। यहाँ तलबा को क्रेडिट बेस्ड सिस्टम यानी एकेडमिक बैंक क्रेडिट कहा जाएगा के ज़रिए तलबा के मार्क्स इसमें जमा किए जाएंगे। ये क्रेडिट्स कहलाएंगे। इन्हें ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जमा होंगे। जो डिग्री डिसकंटिन्यू की हो इसे क्रेडिट्स आपको कंटिन्यू की जाएगी। इसमें बहुत कोर्सेस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मैंने आपको 64 क्लास के बारे में बताया गया है। उन सारी चीज़ों को शायद इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें तलबा को डेवलपमेंट करने के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें ह्यूमनिस्टिक, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, धर्मा, ट्रुथ, लव, पीस, नॉन वायलेंस गर्ज के तलबा को ग्लोबल चैलेंजेस को समझने और फेस करने के काबिल बनाया जाएगा। डिग्री के मियाद के बारे में यहाँ अगर सोचें तो हम लोग डिग्री तो 3 साल की होती है, यहाँ पर डिग्री 3 साल या 4 साल की होगी। डिग्री में अगर 3 साल का डिग्री का कोर्स करने के बाद में से जब मास्टर्स की डिग्री वो लेना चाहेगा तो उसके लिए 2 साल की मास्टर्स की डिग्री होगी। और अगर यहाँ पे डिग्री अगर वो 4 साल की करेगा तो मास्टर्स की डिग्री उसके लिए 1 साल की होगी। और PG कोर्सेज के बारे में पूरे डिग्री और मास्टर्स डिग्री का मियाद पूरा 5 साल में पूरा होगा। और एक MPhil की डिग्री निकाल दी जाएगी। अब तो तकरीबन निकाल भी दिए बल्कि सुनने में आया है, तो ये तो निकाल दिया गया। और PhD की डिग्री के बारे में इतना डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिया गया। ये एज पर नाम तो 1 ईयर करेंगे या फिर 2 ईयर्स करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया। IITs और IIMS यूनिवर्सिटीज़ अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये यूनिवर्सिटीज़ कहलाएंगे, यानी MERU कहलाए जाएंगे। यस मैम। सर सॉरी। और वन इंडिया और वन एजुकेशन यानी सरहदी इलाके का एजुकेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एजुकेशन एक ही तरह का होगा, जो सारे करिकुलम को HEIs के ज़रिए ही अमल में लाया जाएगा। HEIs हर रिसर्च लेबोरेटरीज में फोकस करेगा। इसके हर टॉपिक यानी हर बीमारियों के बारे में जो भी ऐसे क्या बोलते हैं डिसीजेस होंगे, उनके इन्फेक्शंस, पैंडेमिक के बारे में, उन सारे हर फील्ड हर हिस्से को इसने कवर किया है। उन सारे नेम का मैं अभी जिक्र नहीं कर सकती।
उसके सारे चीज़ों के बारे में सारे रिसर्चेस में HCIs की ही रहनुमाई होगी, जिसमें वो करिकुलम बनाएगा। अब 12th टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस किया जाएगा तो ऑप्शनल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट ऑफ एजुकेशन में सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट में बच्चों के तालीमी मियार को पुख्ता बनाने के लिए अच्छी तालीमी निसाब को तश्कील देने से ही तालीमी मैदान को बढ़ाया जा सकता है या संवारा जा सकता है। तालीम के साथ साथ तलबा की फिटनेस, फिजिकल हेल्थ, फिर काउंसलिंग का भी इसमें जिक्र किया गया है और साइको सोशल वेलबींग के बारे में जिक्र किया गया है और डाइनिंग एरिया यानी बच्चों को स्पेस का मुकाम, ताकि बच्चों को हर मैदान में खुद मुख्तारी हासिल हो और अपनी सोच और खुला जहन, किसी चीज़ का दबाव ना हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए बच्चों को चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हर इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान होंगे जिसमें स्टूडेंट क्लब होंगे, तलबा हर इवेंट्स में तलबा का डेडिकेशन होगा। लिटरेचर, पोएट्री, साइंस और मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक के बारे में भी इसके सारे वगैरह के बारे में सोशियो और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड्स को भी मद्देनज़र रखकर इनकी मदद की जाएगी। यहाँ पर एक और बात का भी ऐसा मैं जिक्र करना चाहूँगी, जब डिग्री 1 साल की बच्चा करेगा तो उस अगर डिग्री 1 साल की कर दिया और वो ड्रॉप आउट हो गया, उसने छोड़ दी डिग्री, तो भी उसकी सर्टिफिकेट देने के लिए उसको जनरल सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल अगर उसने कंप्लीट किया तो। 2 साल अगर ये डिग्री उसने कंप्लीट की तो उसके लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर उसने डिग्री 3 या 4 साल की करेंगे तो वो तो डिग्री सर्टिफिकेट हमें तो आएगी ही। इस तरह से उसने इसका जिक्र फ्रेम किया गया है। और इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो जो तलबा एब्रॉड से पढ़ाई के लिए आएंगे उनके लिए कोर्सेस में इंडोलॉग, इंडियन लैंग्वेजेस, सिस्टम ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिकल के बारे में भी ये सब दिया गया, जो पूरा जड़ी बूटियों का इलाज के बारे में भी उसमें इंक्लूड करेंगे वो लोग। योगा के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री का ज़्यादा बार जिक्र किया गया है और मॉडर्न इंडिया ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन भी इनके निसाब में होगा ताकि भारत को ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर सके। इंटरनेशनल टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड के जो भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ होंगे वो सारे यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में उसके बारे में सब इंडिया में मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें और फ़ौरन तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करेगी। अब यहाँ पर अगर हम सोचें तो इसके बारे में जो मैंने सोचा है कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं उस टॉपिक्स में मुझे ये नुक्सियात नज़र आई हैं कि steps shall be taken towards developing a high quality जिक्र नहीं किया गया। In the name of quality education and India heritage and internationalization, the quality of education going to be damaged. What are the rules and regulations? What are the limits to the private sectors? इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया। ना लिमिट्स के बारे में प्राइवेट सेक्टर के बारे में दिया गया है और ना क्या रूल्स रेगुलेशन से लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में भी नहीं दिया गया। ओके, आई विल अप्रिशिएट मच दिस वन. Online programs or systems is to be geared up for the private sectors and public financial supports also in the 10.11 but much population and illiterate in software areas. How can they will do the work? How this system will be work? This is clear indications is that the government of India wants to stay away from higher education by giving opportunities to private sectors and foreign countries. And another one, the role of central government in the successful implementation of NEP 2020 is ambiguous. There is a great emphasis on holistic and multidisciplinary education with an aim to develop all the capacities of human beings in an integrated manner. The holistic is good appreciated. The aims are good all-round development, but
how this will be attained and approach to achieve the all it is not specifically mentioned. And global challenges. What are the global challenges? There are so many problems in our nation. The population, environmental, Ma'am, unemployment. it's my humble request that we are running short of time. Kindly conclude Okay, sir. as early as possible. Okay. जी sir. And child abuse, mobbing, challenges. I wonder at this. What about the challenges? Global challenges. What are the problems? Inputs and less. How can be scaled? These all are very much. I just disappointed for this to say all this type of. And another one is that when the foreign students enter in our Indian education, I think that how I do fear that foreign universities in India will be controlled by their own will and wishes or own terms and conditions regarding Indian system. Is there any rules? There is no rules. One cannot construct a strong building on a weak foundation. Aim to attain the highest the global standards in quality education. I have read the many aspects of the NEP 2020. Is the aim, dream of the policy is to be outstanding, excellent, only if and when it becomes reality. Thanks for giving opportunity for me. Thank you so much, sir. Thanks to all of you. Thank you very much, ma'am. We were listening to Atiya Mumtaz, ma'am, District Assistant Women Convener, Aida Khammam chapter. She have taken 10, 11 and 12. We are almost near to the conclusion of this session. Session was the first day session of Awareness National Education Policy. Today's session was concluded by initiated with Asma Zareen ma'am, Abdul Zabur sir, Sheikh Azmat sir, Atiya Mumtaz ma'am. We have covered 12 chapters so far. Tomorrow we are having eminent speaker with us. They will be taking care of the next chapter starting from 13 ending up on 24 chapters. Mr. M.A. Jalil sir, Muhammad Abdul Hannan sir, Sheikh Abdul Razak sir and M.A. Mujib sir. For the we are near to conclude our session. Today's session, I request Sayyid Khalid Hussain Khaisari sir, State President, All India Ideal Teacher Association, Telangana State, to kindly conclude the sessions with his valuable words. Khalid Hussain Khaisari sir, please. जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। जी आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो अब आपके सामने है उसका तसलसल के साथ जायजा लेते हुए जिन बातों को हमने इस वक्त पेश किया है वो उसके हाइलाइट से बुनियादी बातें थी जिनकी तरफ हमारी तवज्जो जा रही है। बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं तंजीमी तौर पर भी हमारी पॉलिसी में निज़ाम तालीम का जो है उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आयटा मौजूदा फ़लसफ़े में तालीम का तनक़ीदी जायजा लेगी और इसकी खूबियों और खागर करेगी। ये काम हम बुनियादी तौर पर हैं और ये इसी कोशिश का एक हिस्सा है। इसका दूसरा पॉइंट है हमारा आयटा तालीमी पॉलिसी का तनक़ीदी जायजा लेकर हस्ब मौक़े मुनासिब करेगी। अभी कल तक मौक़ा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स और अपनी तजावीज़ पेश की हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मौक़ा, लेकिन इतला ये है कि 12 बजे के बाद बहुत सारे लोगों ने मायूसी के तजावीज़ को वापस रख लिया है, वो उसे अपलोड नहीं कर। तीसरी जो अहम बात हमारी पॉलिसी की है, आयटा तालीम साहब और सरकारी और गैर सरकारी दरसियात का जायजा लेगी और इनमें एतराज़ मवाद की निशानदही करेगी और इसको हज़फ करवाने और शामिल करवाने की कोशिश करेगी। ये जो हमारी पॉलिसी के नुकात हैं हम ये काम कर रहे हैं, बल्कि हम तो दावत देते हैं दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। कब हमारे जो पार्टिसिपेंट आज रहे हैं 150, अब आखिर में कुछ कम हुए हैं। मैं इन तमाम 150
अब जो लोग मौजूद हैं उनसे फिर एक मर्तबा ख्वाहिश करता हूं कि आप प्रोग्राम में शरीक हैं, इसकी अहमियत और इफादियत का तस्करा अपने साथ और इन्हें शरीक करवाइए। ये सिर्फ आयटा का काम नहीं, ये कौम के लिए बेदार मख्स जितने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी इस तरह के कामों में शरीक रहें। मैं आपको जो इस वक्त यहाँ शरीक हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके दिल में अपनी कौम, अपनी जुबान और इस मुल्क हमारे इसके लिए बदलते हुए हालात में कुछ करने का जज्बा है। पॉजिटिव बातें भी है पॉलिसी के अंदर, लेकिन हमारे तकरीबन हर शरीक ने इस बात को वाज़ेह किया कि पॉलिसी कुछ और होती है और पॉलिसी में कुछ फर्क आ जाता है। फिर जब वो इम्प्लीमेंट, तो उस वक्त हमारी गफलतों का नुकसान हम अब तक भुगतते आए हैं। अगर हम गफलत का शिकार रहें तो और बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना। अब जरा सा हमें बेदार होने की जरूरत है। गुज़िश्ता की दिया तो गफलत में गुजाराए, नहीं मुमकिन हमेशा साजगार आए। मैं दुआ करता हूँ आप इस पैगाम को आम करेंगे और लोग जिनके अंदर सलाहियतें हैं, जिनके अंदर दर्द हैं, उन्हें इस काम शरीक करवाएंगे। आयटा का ही प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है, आप खुद भी खुदा के पास आपको भी जवाब देना है। मैं सबूर साहब को और तमाम शुरका को और ख़ास तौर पर हमारे नायब सर साहब हुसैन साहब को अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस काम तरीन अजर अता फरमाए। कल जो लोग शामिल हो, कल जो हमारे भी शामिल हैं, कुछ लोग इसके अंदर कुछ शरीक नहीं भी हैं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि कल के प्रोग्राम के लिए सारा मूड आपने देखा है, लोगों के कमेंट्स आपने देखे हैं, बड़ी सराहना, अल्लाह इसे कबूल करे। कंक्लूडिंग से पहले मैं एक मरतबा फिर कहता हूं कि आप 100 अगर एक आदमी तक भी ये बात को पहुंच हो जाएंगे। तादाद बढ़ाना हमारे लिए कोई खुशाइन बात नहीं है। हम चाहने वाले दिमाग उन बातों के ऊपर लगें जो इस कौम के लिए आज और इंतहाई जरूरत की चीज बनी हुई है। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। Thank you very much, sir. Mr. Khalid Hussain Khaisri sir were addressing us. Sir is the Telangana State President. I heartily congratulate Telangana State team. The person behind the entire session is basically Azhar Hussain sir, who have taken a lot of efforts. Azmat sir, Khalid Hussain Khaisri sir, Farooq Tahir sahab. Soon we will be towards the very nice and very informative sessions tomorrow and day after tomorrow. There are 2 sessions aligned. Tomorrow at the same time with the same ID at sharp 7 p.m. Stay tuned for tomorrow's session. 4 speakers, 15 minutes for all speakers, starting at 7 o'clock. It will be ended by 8:30. So I'm expecting all the people and all the participants who are there on the Zoom, they will be available at sharp 7 o'clock. We'll be starting at 7 o'clock, 7 p.m. tomorrow with the second chapter number 13. We are starting with chapter number 13. We'll be ending up with chapter number 22. Thank you very much. Jazakallah. Somebody. Subur sir, you can end, sir. You can end Yes, meeting. If end, sir, end. जी सर, आवाज़ नहीं आ रही थी सर आपकी। मीटिंग के ऐलान फरमा दीजिए। अच्छा, so we have concluded the meeting. So with the eminent personalities and the speakers, thank you very much for your kind efforts. और इन तमाम जुमलों के साथ मैं इख्तिताम अनाउंस करता हूँ कि आज का सेशन बड़ी अच्छी तरीके से ख़त्म हुआ। कल भी हम खालिद सर की सदारत में सेम टाइम पर अवेलेबल होंगे with same sessions. Thank you very much.